चिश्ती साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि ठीक है, वो भी उस पर भी हम आपका कमेंट लेंगे कि ओवरऑल जो भी हो रहा है, क्योंकि अभी मुज़ाकरात हम बहुत खेल चुके हैं। अब जब उस पर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी ना, तो हमारे व्यूवर्स भी इंटरेस्टेड होंगे कि हम उस पर बात करें। लेकिन अभी जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की थी कि J-35 के हवाले से, PFX के हवाले से जी, वो पाकिस्तान का 4.5 जो जनरेशन तैयारा है, हमने जब मई में इंडिया को, अब तो उसकी एनिवर्सरी मनाएंगे हम बुनियानुल मरसूस की, लेकिन वो स्टेल्थ फाइटर्स उस हवाले से और जो 6 J-500 अर्ली वार्निंग तैयारे थे, इसके अलावा HQ-90 एंटी मिसाइल सिस्टम, हमने ये ऐलान किया था कि हम ये खरीदेंगे। फिर उसके बाद वो अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आपका तज्जिया क्या कहता है? बिकॉज आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को, कि कहाँ तक है, क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ क्या कुछ तैयार किया जा रहा है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो 5th जनरेशन तैयारा है, जिसकी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे साथ हमारा दुश्मन इंडिया है, हमारे साथ हमारा दुश्मन अफगानिस्तान है, उस पर धाक बिठाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी एयरफोर्स इतनी एम्पावर्ड हो कि उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो। बहुत शुक्रिया फिजा और व्हाट्सएप आपने इनवाइट किया, और इन्वेस्टर साहब को, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। आपने पहला ओवर ही खतरनाक करा दिया है, जो कहते हैं ना कि पहले J-35 से शुरू करें। पहले तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने जो पिछली परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो बहुत जिसको कहते हैं ना, थॉट आउट एक ट्रेनिंग थी, वेल थॉट आउट इनोवेशन थी, इंडिजिनाइजेशन थी, खुद इन्हिसारी पर बहुत ज़्यादा हमने उस वक्त भी किया था। पिछले 3 सालों में, करीब 3.5 सालों में पाक फिजाइया ने 19 नई इंडक्शन की थी। मैं ये गिन सकता हूँ, वो तफसील शायद आपके पास नहीं होगा, टाइम शायद आपके पास। जो HQ-9 से शुरू कर देता हूँ मैं, फिर J-35 और दूसरी तरफ आता हूँ। HQ-9 जो आप कह रही हैं, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये बुनियादी तौर पर हमने चाइना से लिए थे, और इस मार्के से सिर्फ 10 महीने पहले लेकर ना सिर्फ इंडक्ट किए थे, बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किए थे। और अच्छी खबर ये मैं दे सकता हूँ कि हमने जो दुश्मन के 8 जहाज मारे थे, उसमें से एक इससे भी मारा था, HQ-9 से। पहली बात, ये कॉम्पिटिटिव है S-400 का, जो हिंदुस्तान के पास S-400 था। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑलमोस्ट 2020 के बाद बना है HQ-9 भी, और वो इससे कहीं पहले का, उससे 20 से 25 साल हो गए S-400 को, ऑल्दो वो अपग्रेड करते रहते हैं। जो हमने S-400, आपके व्यूअर्स को याद करा दूं कि हमने 2 जगह हिट किया था, एक भुज में और एक आदमपुर में, इंडिया के 2 शहरों में हमला किया था, और ये न्यूट्रलाइज किया था हमारे JF-17 थंडर ने जाकर। मैं उस वक्त भी कहता था कि सबसे अगर एक ब्रेव मिशन, ब्रेवेस्ट, बोल्डेस्ट एंड डेयरिंग एंड सुइसाइडल मिशन अगर पाक फिजाइया ने किया था उस ऑपरेशन में, तो S-400 को मारने के लिए किया था। थोड़ा सा टाइम और लेके मैं आपको व्यूअर्स को और ज्यादा मैं थोड़ी सी डिटेल दे सकता हूँ। ये था कि S-400 जो डिजिट 400 है, इसका मतलब है कि ये किसी भी आने वाले टारगेट को 400 किलोमीटर से अंदर नहीं आने देता। 600 किलोमीटर से ये इंडियन जो S-400 है, वो ट्रैक करता है 200 टारगेट्स को, और तकरीबन 35 टारगेट को 400 किलोमीटर से निशाना बना सकता है। अब इस जहाज को अपने PF के जहाज J-17 ने जो मारा, तो इमेजिन करें कि कितना अश्योर्ड उसकी किल होती है। जो मिसाइल दुश्मन की तरफ जाते हुए मार्क 15, जो कि तकरीबन 17,000 किलोमीटर स्पीड बनती है, ये जहाज की तरफ जाता है, जबकि जहाज की स्पीड 1,000 किलोमीटर होती है। तो सिर्फ मैंने कॉम्बैट कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि वो 17 गुना ज्यादा स्पीड से आने वाले टारगेट की तरफ बढ़ता है। राइट। फिर भी हमने मारा, और एक जगह नहीं 2 जगह मारा। और जो आदमपुर था, उस वक्त हमने 2 दफा अटैक किया, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में था। हम समझते थे कि ये हमारे ज्यादा एसेट्स को थ्रेट करता है। वी वांटेड टू मेक श्योर कि एलिमिनेट कर दिया जाए। पहला मैंने थोड़ी सी लंबा जवाब दे दिया, लेकिन मैं दोबारा आता हूँ J-35 की तरफ। अब हमारी भी जरूरत थी, और दुनिया में 5 दुनिया में इस वक्त सिर्फ स्टेल्थ फाइटर्स हैं। वो भी आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलें, ऑल्दो एयर पावर अब बच्चे को समझ आ गई है कि स्टेल्थ क्या होता है और कितने जहाज हैं। चाइना के पास J-35 है, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 है, और Su-57 रशिया के पास है। ये जो जहाज हैं दुनिया के अंदर, ये स्टेल्थ ये हैं कि रेडार पर नजर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इनविजिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करता चलूं। ये मुख्तलिफ आजकल ऑप्टिक्स हैं, उसका मतलब है ये इम्प्यूनिटी नहीं है इसको, कि माफी है, ये पिक ही नहीं हो सकता। हाँ, रेडार सिग्नेचर नहीं देता ये, और सेंसर्स आजकल पैसिव आ चुके हैं, जिनसे ये टू एन एक्सटेंट ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कहाँ है। तो ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं मिथ, कि शायद ये नो ट्रेसेबल ही नहीं। हमने देखिए, बुनियादी तौर पर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुनिया में कॉमन नहीं है।
अब स्टेल्थ होती क्या है वो भी बड़ी क्विकली मैं कोशिश करता हूं, बगैर टेक्निकल बातों में जाए। इन्वेस्टर साहब को मैं इंतजार करवा रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं उनसे। देखिए, बुनियादी तौर पर स्टेल्थ होता क्या है? स्टेल्थ होता यह है कि जब आप रेडार के सिग्नेचर या अपने शुआएं या रेडिएशन फेंकते हैं हवा में, तो इससे टकरा के किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस आती हैं, तो आपको पता लग जाता है यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है कि जो रेज आप भेजते हैं इस जहाज की तरफ, या उनको ये डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी जो जिसने फेंकी होती है ट्रांसमिशन उस तरफ वापस नहीं जाने देता, या अपने पेंट की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन की वजह से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उस जगह पे होने की आपको इतला नहीं होती कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ये होता है स्टेल्थ बुनियादी तौर पर, बड़े सादा लफ्ज़ों में। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये पता था कि हमारे पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी थी 65 की जंग में, 71 की जंग में, 79 से लेके 89 तक हमने सोवियत जंग लड़ी। अमेरिका के ऑब्वियसली सपोर्ट से हमें 40 F-16 दिए गए, लेकिन 89 में हमारे फिर स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए। $658 मिलियन की पेमेंट हमने अमेरिका को की हुई थी। अमेरिका ने ना सिर्फ रोक ली बल्कि कहा कि इसके बदले में गंदम ले लो। तो हमें बड़ा सबक सीखा था। तब 1995 में JF-17 थंडर कंसीव किया गया था कि हमने बनाना है। 30 साल में हमने वो जहाज बनाया। आज तकरीबन 200 के करीब जहाज पाक फिजाइया का हिस्सा है, जबकि इंडिया ने हमसे 10 साल पहले 1985, आज से तकरीबन 40 साल पहले तेजास का किया था कंसीव आइडिया। वो 40 सालों में 40 जहाज हैं, हमारे पास 35 सालों में तकरीबन 200 जहाज हैं। और इंडिया का तो एक और अच्छी खबर मैं शेयर करती जाऊं, जैसे रशिया का है SU-57 जो इंडिया ने स्टेल्थ लेना था, उस फैक्ट्री में ही आग लग गई है, तो उसके भी जहाज जो है ना अभी ब्रेक लगाकर बैठे हैं। मैं वापस आऊंगी और आपसे वन लाइनर जरूर पूछूंगी। हम फिफ्थ जनरेशन जेट ले रहे हैं, क्या हमारे पास है, हम देखेंगे उसको। लेकिन मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, हमें समझा दें इस मुज़ाकरात का क्या करना है, क्योंकि अभी ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं, मुलाकात की है, एक अच्छा इम्पैक्टफुल सारा उनका दौरा रहा है। अब वो मॉस्को जाएंगे, ओमान जाएंगे, बाकी कंट्रीज़ को लूप लाइन में लेंगे। कोई डेड लॉक कोई ख़त्म होता नज़र आ रहा है? आप तो सिफारती इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझते हैं, ये क्यों डिलेइंग पे जा रहे हैं मुज़ाकरात? जिस इंटेंस तरीके से सफारतकारी हो रही है और जिस अंदाज में सफारतकारी हो रही है, और जो संगम है अस्करी सफारतकारी का यानी मिलिट्री डिप्लोमेसी का, which is giving strength to the traditional diplomacy, particularly in case of ईरान के हवाले से, क्योंकि सबकत इस वक्त जो सबसे ज्यादा कारगर हो रही है, कारामद हो रही है, वो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी हो रही है। और वो इस वजह से कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो हैं उनको ये एज हासिल है, उनको ये एजाज हासिल है इस मुल्क में कि उन्होंने 2 प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी, एक तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के वो रहे हैं DG और दूसरा ISI के, दोनों पर हमारी बड़ी मायानाज किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इनके सरबराहों को ये मैंडेट हासिल है कि वो अपने हमपल्ला लोगों से, अपने हमपल्ला रुतबे के अफराद से और उनके हमपल्ला जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अपनी राहो रस्म बढ़ाएं।